बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ FBIC एनुअल पेपर 2022 ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम 2022 के दोनों पेपर्स हार्ड और लोकल, ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और आपको साथ साथ बताऊँगी कि आपको किस तरीके से जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू जो है पेपर को सॉल्व करना है। अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जिसमें आपका 1 या 2 मिनट लग जाते हैं या 3 मिनट कैलकुलेशंस में लग जाते हैं, तो बाकी आप कह लें 6 to 7 या 8 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे कि जो एज इट इज़ आप एक ही मिनट में सबको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से बैलेंस्ड पेपर होता है कि कुछ में अगर कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बाकी जो है वो 1 मिनट में आप 8 से 10 ऑब्जेक्टिव ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 2022 का हार्ड एरिया का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो ये आपको साथ एटॉमिक वेट्स या मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 500 ग्राम्स, यानी पहले तो आपको पता होना चाहिए 500 ग्राम ऑफ KClO3 कितने मोल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं KClO3 के 500 डिवाइड बाई 122.5, ये उसका मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है। पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन का मोलर मास आपको गिवन था, उससे 4.08 मोल्स बन गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल जो KClO3 का होता है, KClO3, ठीक है, उससे कितने मोल्स जो हैं वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपके पास बनते हैं, ठीक है। यानी 1 मोल ऑफ KClO3 से 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बनेंगे आपके पास। तो अगर 4.08 अगर मोल्स हों इसके, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 4.08, तो आपके पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे जो कि हैं 12.24, ठीक है, 12.24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछें तो आप इन जो मोल्स आए हैं ऑक्सीजन एटम्स के, उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास ये आ जाते हैं मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इससे आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। वो कैसे होगा, 12.24 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6.022 से करेंगे तो ये आपके पास 73.68 10⁻23 आ जाएगा। और इसको अगर आप 7.3 कन्वर्ट करेंगे तो ये 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास, ये देखें ऑप्शन ए करेक्ट है, 7.3 10⁻24। तो ये इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। ये देखें, यानी सिंपल आपको फार्मूला देख के पता चल गया कि 4.01 मोल जो है वो 3 मोल्स ऑफ एटम्स बनाते हैं, तो 4.08 कितने बनाएंगे और उसको एवोगैड्रो से जल्दी से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना था। तो तकरीबन 20 to 25 सेकंड में ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड, यानी प्रोडक्ट कितनी बनेगी फ्रॉम 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन। अब देखें सल्फर एक्सेस में है, मैग्नीशियम के देखें 24 ग्राम्स लिए हुए हैं। अब अगर मैग्नीशियम का जो मोलर मास है, एटॉमिक वेट है, ठीक है, वो 24 है, तो 24 ग्राम्स को 24 से डिवाइड करें तो मतलब आ जाता है 1 मोल। मीन्स के 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से कितना आप मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएंगे, तो 1 मोल ही बनाएंगे। इक्वेशन बता रही है आपको 1 मोल से 1 मोल ही बनेगा। अब 1 मोल को आपने सिंपल मास में कन्वर्ट करना था, ठीक है, यानी 24 + 32, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 56, ठीक है। यानी ये देखिए इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन, दो चीज़ें स्टेट फंक्शन नहीं है जो ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं, एक हीट और एक वर्क, ठीक है। बाकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी कौन सा पाथ फॉलो करके चेंज लाया गया है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्क। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज दिस देन इट्स एनर्जी विल बी। अब एनर्जी इज इक्वल आपने फाइंड आउट करना है, तो HV होता है, ठीक है, H और V, E इज इक्वल्स टू HV। तो ये सिंपल आपको H कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उसको मल्टीप्लाई करना था और आंसर आ जाता 26.5 10⁻19। तो ये आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू मॉसलेस लॉ व्हेन मेटल्स हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर विल बी यूज्ड एज एन एनोड देन इट विल प्रोड्यूस एक्स रेज ऑफ। तो ये मॉसलेस के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उसमें 3 मॉसले के कंक्लूजन्स हैं, उसमें बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर होगा, लार्जर एटॉमिक नंबर होगा, उतनी शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस, एक्सरेज रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन। इथाइन में कितने पाई और सिग्मा हैं? तो स्टूडेंट्स ये कुछ जो है ना बहुत ही इजी दे दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का अगर कैलकुलेशंस में टाइम लग रहा है तो इन ऑब्जेक्टिव्स में टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिग्मा है, ठीक है, ये वाले 2 पाई बॉन्ड्स हैं और ये भी सिग्मा है, तो टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका है? देखें ये जो है ना CH3 अमोनिया और वाटर, तो ये आपने हाइब्रिडाइजेशन भी पड़ी हुई है वेस्पर भी, इसमें 109 का एंगल मैक्सिमम है मीथेन का और इसका भी 107 और 104, ठीक है। और ये जो H2S है ना, ये आपके पास 1 लॉन पेयर की वजह से, ठीक है, बेंड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हों, ठीक है, तो आपके पास 120 का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 बॉन्ड पेयर्स में से अगर एक जो है वो लॉन पेयर बन जाए तो ये यहाँ से जो है वो रिपल्शंस होती हैं और ये जो है वो लेस देन 120 का एंगल बन जाता है, ठीक है, लेस देन 120 का एंगल बन जाता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है, H2S इज द आंसर। देन है क्वेश्चन नंबर 8, इन लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज। अब लेड स्टोरेज बैटरी आपको शॉर्ट के लिए भी याद करवाया हुआ है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस आपने बहुत अच्छे से याद करनी है और जब रीचार्जिंग कर रहे होते हैं तो अब आपने एनोड जो है उसको किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। एनोड को कौन से टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, ये भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखें 30% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट शुड बी डन टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपने ली चार्टियर में डिटेल से पढ़ लिया है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से मैक्सिमम प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो केप्ट लो, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ विच वन हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई इतना से कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। सिंपल है, ये है कि जो जितनी लाइटर गैस होगी वो उतना ही उसका मूवमेंट या रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, जितनी लाइटर होगी, हल्की होगी, जिसका मोलर मास कम होगा। तो अब देखें जिसमें मोलर मास किसका सबसे कम आपको लग रहा है, क्लोरीन जी, यहाँ पर 2 क्लोरीन आ गए, ये तो बहुत ज़्यादा इसका मोलर मास बन जाएगा। एक सल्फ़र का 32 होता है, ठीक है। तो ये देखें सबसे कम मेरे ख्याल में H2S का बनेगा क्योंकि इसमें भी 3 ऑक्सीजन आ गए हैं, इसमें भी 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, इसमें 2 क्लोरीन्स आ गए हैं। तो H2S का जो है वो 34 मोलर मास बनता है, ठीक है, यानी 32 ऑक्सीजन का, सल्फ़र का और 2 हाइड्रोजन का। तो इसका H2S गैस का जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। तो सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसमें। देन है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द ग्रेफाइट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखिए एनिसोट्रॉपी में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड एनिसोट्रॉपी, कि एक डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है और अनदर डायरेक्शन में करंट पास नहीं हो रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज कंडक्टर बट नॉट मैलिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास मेटल्स हैं, एक ग्रेफाइट है, एक आयरन, ग्रेफाइट, सिल्वर और कॉपर। तो आयरन और सिल्वर और कॉपर तो आपको पता है ना कि ये प्योर मेटल्स हैं, ठीक है। और इनको ये मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबल का मतलब है कि इनको जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनको बारीक बारीक शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल का मतलब है इनकी वायर्स बन सकती हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी आप कह सकते हैं कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है कि जो मैलिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, अब देखें जिस जहाँ पे वॉल्यूम आ गया ना, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम भी इफेक्ट होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी इफेक्ट होगा, और मोलैरिटी में भी आपको पता है मोल्स पर वॉल्यूम होता है DM³ में, ठीक है। मोलैरिटी एक ऐसा ये कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें आप जो है वो सॉल्वेंट का मास पुट करते हैं, ठीक है। मास इज़ नॉट सो मच अफेक्टेड बाय क्या कहते हैं टेम्परेचर। तो दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर, मोलैलिटी
does not depend on temperature. Next है question number 14. Which one of the following will contain lowest vapor प्रेशर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड? अब कोई भी टेम्परेचर दे दें, 50 दे दें, 100 दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है, 60 दे दें, बस उन्होंने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बता दिया कि इस पे लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा. देखें, वेपर प्रेशर उसी का लो होगा जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ताकि वो वेपर्स ही कम बनाएं. जब वेपर्स कम बनाएंगे तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा. तो अब इन चारों में से आप देख लें, वाटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. अ सोल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH 4 विल बी. अब 4 pH किसकी होगी? अब ये आपके पास सारी की सारी कंसंट्रेशंस दी हुई हैं. अब इनको आप नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस करके आप कर लें. जैसे नेगेटिव लॉग ऑफ 0.4 ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ 4 ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.001 ले लें. तो इन सब का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑप्शन है ना, सी 0.0001, तो इसकी जो pH फाइंड आउट होती है वो आती है 4, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड लास्ट MCQ. Kc की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इक्वेशन दी हुई है, रिएक्शन दिया हुआ. Kp जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, Kp को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ये देख लें, ये यानी आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो 2 हैं और रिएक्टेंट का 1 है. तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा. मीन्स के डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है. आर भी आपको दिया हुआ है और टेम्परेचर भी. अब स्टूडेंट्स इसमें आपने जो है वो वैल्यूज़ लगा देनी है. 0.04 Kc की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू 0.0821 दी हुई है, 0.0821, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो दी हुई है 723 और ये 1 आ जाएगा. इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.37. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है, इन द मिक्सचर कंटेनिंग 44 ग्राम्स ईच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड क्लोरीन, सब के 44 ग्राम्स लेने हैं, ठीक है, यानी इक्वल मास लेना है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. सबसे पहले तो आप देख लें कि जो पार्शियल प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या है. किसी भी गैस का अगर हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो वो इक्वल होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है. अब जो भी टोटल प्रेशर है वो आपके पास कांस्टेंट होता है. अगर आप कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास आ जाता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ दैट गैस. यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसके आपके पास पार्शियल प्रेशर भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है. अब यहाँ पर देखें, अब मोल फ्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, ठीक है, जो भी है, और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. मींस के जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी अगर हम टोटल मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और आपके पास इक्वालिटी का भी साइन है, तो अगर आप इसका भी देखते हैं रिलेशनशिप तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है कि मींस के जिस भी गैस के मोल्स ज़्यादा हैं उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा. तो सब के आप मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे. और अगर अभी भी आपके पास टाइम कम है और आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि आपने मोल्स फाइंड आउट करने के किसके ज़्यादा हैं, ठीक है. तो मैस सबका इक्वल है, 44 ग्राम्स है, ठीक है. तो मोल्स किसके ज़्यादा होंगे? जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा. और देखने से ही हमें पता चल रहा है कि मोलर मैस किसका सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, क्योंकि इसका देखें 44 होता है और इसका 71 होता है, ठीक है. इनमें तो देखें आपके पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी इसका भी 64 हो जाएगा और इसका भी इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है. सबसे कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कैलकुलेशन के बगैर भी हो सकता है. तो नेक्स्ट हम इसका ये हमने 2022 का हार्ड एरिया वाला पेपर डिटेल्स डिस्कस कर लिया है. अब हम जो है इसका लोकल पेपर डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2022 का लोकल एरिया का पेपर है, ठीक है. अब इसमें हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो अब ये देखें यानी हमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर्स,
ठीक है। सबसे पहले आप पहले मोल्स निकाल लें, तो मोल्स आ जाएंगे तो वो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 36 ग्राम्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है। मींस के 2 मोल्स का पूछा हुआ है, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम्स होता है और 36 मतलब 2 मोल्स, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स चाहिए, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स चाहिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब आपने सिंपल 2 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रोस से। तो एवोगैड्रोस होता है आपके पास 6.02, उसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो वो आपके पास आ जाएगा यानी 12.04 आ जाएगा ना। ठीक है, 12.04 10⁻24। अब देखें 23। तो अब यहाँ पर देखें 12 वाला ऑप्शन ढूंढें। ठीक है, ये वाला 12 वाला ऑप्शन है। अब 12 वाले ऑप्शन में 12 नहीं लिखा हुआ, 1.2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पावर जो है वो 24 कर दिया। मीन्स कि हमने इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की, हमने अपने जहन में ही कैलकुलेशन करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो मैंने इसलिए आपको ये सॉल्व नहीं करवाया, डायरेक्टली बताया, ताकि आपको ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो कि हम जो है ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लिख लिख के करें, हम वैसे भी कर सकते हैं। हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये 36 ग्राम्स का मतलब है 2 मोल्स ऑफ वाटर, और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स चाहिए, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स का मतलब है कि उसके हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को जब 6.02 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 वाला ऑप्शन ये है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यूज ऑफ बाल्मर सीरीज वेव नंबर लाइज इन। अब देखें, पहली लाइमन होती है, फिर बाल्मर होती है, और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आपके पास यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है यूवी, विजिबल और आईआर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। तो आपसे कौन सा पूछा हुआ है, बाल्मर सीरीज का पूछा हुआ है, तो बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इनकरेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर अब हम इसको साथ साथ करते हैं। ठीक है, इसको हम साथ साथ करते हैं कि क्या चीज़ करेक्ट है और क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। अब मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि जैसे कि अगर n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। ठीक है, तो n आपके पास 2 है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मीन्स कि l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा m क्या हो सकता है। अब देखें m अगर l की वैल्यू 0 है तो m 0 हो जाएगा, और अगर l की वैल्यू 1 है तो वो आपके पास हो जाएगा -1, 0 और +1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इनकरेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने करेक्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये मींस कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट वाला देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है n = 3 हो, यानी ये दोनों n = 3 के लिए हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, n = 3 हो तो l हमारे पास यानी 3 - 1 ये मीन्स के 2, यानी 0 से लेकर 0, 1, 2 तक जा सकता है l की वैल्यू। ठीक है, यानी n 3 हो तो l 1 हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर m की वैल्यू 1 पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये आपके पास आ जाता है या ये आ जाता है तो इसमें m की वैल्यूज़ 1 होती हैं, -1, 0, +1, और इसमें -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो इट मीन्स के ये करेक्ट है आपके पास। हमें बल्कि इसी के लिए चेक करना है, l की वैल्यू 1 के लिए चेक करना है कि उसके लिए m की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0, -1 और +1 पॉसिबल हैं। इट मीन्स कि ये भी एक करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स कि ये क्वांटम नंबर्स का करेक्ट सेट है, लेकिन हमने इनकरेक्ट सेट को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखें, n की वैल्यू 3 हो तो l 2 हो सकता है। ठीक है, n की वैल्यू 3 हो, ठीक है, तो n 2 हो सकता है। ठीक है, और क्या जब ये 2 होगा हमारे पास तो m की वैल्यू 1 हो सकती है। यस, यानी इसके लिए अगर हम m की वैल्यूज़ लिखेंगे m, तो वो हम -2, -1, 0, +1, +2 लिखेंगे, तो इट मीन्स कि m 1 हो सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है कि जो इनकरेक्ट क्वांटम वाला है वो 4th वन है। अब हमारे पास लास्ट को हम चेक कर लेते हैं, n = 4 अगर होगा,
ठीक है। तो ये देखें n-1 मतलब 3, यानी 0 से लेकर 3 तक जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि हम 0 से लेकर 1 2 3 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि n4 हो तो L1 हो सकता है, यस हो सकता है। अब अगर L जो है वो 1 है तो क्या M की वैल्यू 2 हो सकती है? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर L 1 है तो आपके पास M हमेशा क्या होगा? -1 0 और +1, 2 तो नहीं हो सकता ना। तो ये मैंने डिटेल से इसलिए समझाया कि इस तरह का सवाल आता है पेपर में, अगर आप प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे तो आप जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इनकरेक्ट जो क्वांटम सेट है वो है 4th वन, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्रिलियम इन BeCl2। अब ये ब्रिलियम में आपको प्रॉपरली करवाया हुआ है, ठीक है। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। सराउंडिंग एटम्स 2 हैं, लॉन पेयर भी कोई नहीं है, तो आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स ही चाहिए, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स किससे मिलकर बनते हैं? S और P से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल्स विल ओनली शो ट्रांजिशनल मोशन। अब देखें जो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, मोशंस जो हैं वो कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं? जिनमें बॉन्ड्स होते हैं ना, ठीक है। एक सिंपल सिंगल एटम होगा, जैसे कि हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है। ट्रांसलेशन मोशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अब ये x y या z एक्सिस हैं, तो हीलियम एटम जो है वो सीधा जो है वो इधर से इधर मूव कर सकता है, पीछे आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। ये जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट होती है ना, इसको ट्रांसलेशनल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, हीलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू KMT थ्योरी। KMT थ्योरी में आपने चैप्टर 4 में बिल्कुल लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं ना, उसमें आपने पढ़ा था, रिलेशनशिप आपने डिराइव किया था कि वेलोसिटी जो है उसका मोलर मास के साथ इनवर्स और स्क्वायर में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यानी ये जो है आपको KMT थ्योरी ने आपको डिराइव करवाया था, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन वाला जो है रिलेशनशिप को प्रूव किया था। उसमें हमने ये कहा कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डज नॉट डिपेंड ऑन। अब पाई की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है MRT। M मोलैरिटी है, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब ये देखें, मोलैरिटी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर पे तो पाई डिपेंड कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू Kp। अब देखें अगर आपने जो 2023 के पेपर्स जो हैं उनको पूरा कर लिया है, तो अब आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू Kp व्हेन डेल्टा n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी ये हमने, अब देखें ये रिलेशनशिप है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा n आप 0 पुट करेंगे तो RT की जब पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, तो Kp Kc के इक्वल आ जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाता है जब डेल्टा n 0 हो, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, लार्ज pKa वैल्यूज फॉर एन एसिड इंडिकेट्स दैट एसिड इज। अब देखें Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जितना ज़्यादा एसिड डिसोसिएट होगा वो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब Ka की वैल्यू जितनी लार्जर होगी तो वो गुड जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और फिर pKa उसका उल्ट होगा, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka लार्जर और pKa स्मॉलर होगा, तो इट मीन्स कि अगर लार्जर pKa वैल्यू है तो वो वीक एसिड शो कर रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन होता है? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड आता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाली जो कॉन्जुगेट होती है, कॉन्जुगेट बेस, वो वीक होती है। अब देखें, अब अगर आपके पास एक वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाली जो वीक कॉन्जुगेट बेस है वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, हाइड्रोलाइज नहीं होगी। लेकिन वीक बेस अगर आपके पास है, ठीक है, तो वीक बेस से बनने वाला जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और फर्दर आपके पास रिएक्शन शो करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है अमोनियम
क्लोराइड, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड में जो क्लोराइड आइन है वो क्लोराइड आइन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl से आया हुआ है और वो फर्दर वीक है, वो वीक कंजुगेट बेस है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल वाटर में ही क्लोराइड आइन की फॉर्म में रहेगा। लेकिन जो अमोनियम आइन है, ठीक है, वो वीक बेस से आया है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और वो जो है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड एक्ट करेगा, ठीक है। तो अमोनियम आइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आइंस, और सिस्टम जो है वो एसिडिक सोल्यूशन बना देगा, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें अमोनियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पेयर होगा उससे बनने वाला सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कौन सा ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है कि वो वाले रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, जो कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो वो सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, यानी कंसंट्रेशंस आप जितनी भी बढ़ा दें रिएक्टेंट्स की, रिएक्शन होगा ही नहीं जब तक आप उनको लाइट या कैटलिस्ट या जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी मोस्ट नॉन आइडियल एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉन आइडियल गैस जो बिहेव कर रही है, तो नॉन आइडियल गैस का मतलब होगा कि वो ना क्या कर रही है, आपस में उसके मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लें कि कौन सी गैस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर सकती है, जो पोलर होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो नॉन पोलर गैसेज हैं, अमोनिया ही एक ऐसी गैस है जो पोलर है, ठीक है, क्योंकि इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये पोलर गैस है और ये जो है वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगी, तो जिसकी वजह से ये नॉन आइडियल बिहेव करेगी, ठीक है, ये लिक्विफाई फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ठीक है, अमोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट, कौन सा रिलेशनशिप इनकरेक्ट है, ठीक है, यानी ये आपने बड़ी डिटेल से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पढ़ा हुआ है कि हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन और या हीट ऑफ सब्लिमेशन में कौन जो है, कौन सी हीट ज़्यादा होती है, कौन सी हीट कम होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर सॉलिड है ना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना दूर जा रहे हैं, क्योंकि सॉलिड में कम्प्लीटली टाइटली पैक होते हैं और थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, तो इसका मतलब है ये हीट ऑफ जो फ्यूजन है ना ये कम होगी। और फिर वेपराइजेशन में थोड़े से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में बहुत दूर चले जाते हैं ना, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा ब्रेक करना पड़ता है, तो ज़्यादा हीट चाहिए, ठीक है, तो वो गैशियस फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लिक्विड लिखना चाहिए था, मतलब इसको एक मिनट, ठीक है, इसको हम लिक्विड लिख लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैशियस फॉर्म में। तो अब एरो आपको बता रहा है कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो स्मॉल है, फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेकिन अगर आप हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करते हैं, उसका एरो देखें कितना बड़ा है, तो वो हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन इज़ ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो देख लें, सॉरी हमने करेक्ट ऑप्शन नहीं बल्कि इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन में ये है, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं, इनकरेक्ट किया है कि फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है हीट ऑफ वेपराइजेशन से। ये देखें हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है हीट ऑफ वेपराइजेशन से, फ्यूजन तो ज़्यादा नहीं है ना, फ्यूजन कम है ना, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने काइंडली इसको ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपसे करेक्ट ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं या इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें इनकरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। अब KO2 में अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो अब देखिए जो फर्स्ट वन होता है ना, ये ऑक्सीजन की तो चेंज हो सकती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्साइड्स में तो उसकी -2 होती है, लेकिन अगर पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड होंगे तो उसमें चेंज हो सकती है। हमने ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है अभी, तो इसलिए हम पहले ही उसका यहाँ पे -2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम जो है फर्स्ट ग्रुप में जो होता है पोटेशियम, उसकी +1 होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर हम -1 डाल देंगे। इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन की -1
1 है तो एक ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी -½ ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, -1/2। देन है क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर देख लें, वैसे भी आपको देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। और आयोडीन में आपको पता भी है साइज़ लार्जर होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और बाकियों में कम है, इसी वजह से वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं और ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, लैटिस एनर्जी में ऑल्सो बी कॉल्ड एज लैटिस। हम वैसे क्रिस्टल लैटिस हम पढ़ते हैं ना, तो लैटिस एनर्जी को आप क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। वैसे इस तरह का कोई मतलब आपके पास बुक में कहीं भी ऑप्शन वगैरह नहीं है या थ्योरी में भी कभी इस तरह से बताया नहीं गया, लेकिन हमें उसके नाम से पता चल गया क्रिस्टल लैटिस, और उस वजह से लैटिस एनर्जी को हम क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2022 के दोनों पेपर्स, हार्ड एंड लोकल एरिया के पेपर्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, और आपको ने देख लिया है कि जो कैलकुलेशंस भी हैं वो भी सीधी सीधी हैं, कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखें आपके पास थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का टाइम होता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस देंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशंस देंगे जो ईजिली जल्दी जल्दी हो जाएँ, और कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल भी आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।